नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बनता है। कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, स्पीड बढ़ाने का तरीका ये होता है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो कैसे इस पे काम करना चाहिए, तो आज हम इन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर बनता है वो बनता है मॉक टेस्ट का। कि आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट या फिर आप जिसको स्पीड टेस्ट भी कहते हैं, या फिर आप जैसे किसी भी कंपनी के प्रीवियस से लगा रहे हैं, तो वो मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेट आपके जो होते हैं ना, ठीक है। तो अगर आप उनको लगा रहे हैं तो आखिर में उसको ठीक तरीके से कैसे लगाएं, किस तरीके से आप वही वाली बात है कि एक आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। मॉक टेस्ट देकर अपना स्कोर देख लिया, आपने जज कर लिया कि इतना आ रहा है इतना नहीं आ रहा है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन एक मॉक टेस्ट देने के बाद उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल पाए। देखिए, जब एक बच्चा मॉक टेस्ट देने बैठता है, जैसे कि मान लो कि अगर उसने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दे रहा है वो, ठीक है, जैसे कि उसने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दिया, तो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता है कि इसका एक मॉक 2 घंटे का होगा। भाई जैसे पेपर होगा वैसे ही मॉक होगा, ठीक है। तो अगर एक मॉक 2 घंटे का है तो 2 घंटे के बाद हमारे पास इनपुट क्या है, एक तरीके से कह लो कि या फिर मॉक की तरफ से आउटपुट क्या है। हमने तो 2 घंटे का इनपुट दे दिया, ठीक है। तो उससे हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चों को एकदम अपना एक मिनट बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं रह गया है। आप सारे बच्चों के बहुत सारे एग्जाम्स आपके लगातार होने वाले हैं, ठीक है। तो आप सारे बच्चे ठीक तरीके से तैयारी करिए और इनका क्या रोल है, किस तरीके से आपके सिलेक्शन में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। आज आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि सारे बच्चे केवल बस पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद किस तरीके से उस चीज को कंपाइल करना है। देखो, एक तो हो गया अपनी स्टडी कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन स्टडी को अपना किस तरीके से आप कंपाइल करेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि केवल पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है, केवल पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलता। आप सारे बच्चों को अपनी स्पीड लानी पड़ेगी, आप सारे बच्चों को अपनी स्टडी को ब्रीफ करना पड़ेगा, पूरा कंक्लूड करिए ना उसको। जैसे कि आपने कोई चैप्टर, जैसे हिस्ट्री पढ़ ली आपने पूरी, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली। अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद हिस्ट्री में इतना सारा डेटा है यार, ठीक है, एंशिएंट पढ़ोगे, मेडिएवल पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, तो इतना सारा डेटा है। तो आखिर में एग्जाम टाइम में उसे कंपाइल कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपने जितना पढ़ा है उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन और उसका प्रॉपर तरीके से कंपाइलेशन विद इन द टाइम, जिससे कि एग्जाम के अंदर पैनिक ना कर जाओ। क्योंकि वरना क्या होगा आपको बताऊं कि आपने तैयारी अच्छे से करी होगी, आपने हिस्ट्री खूब पढ़ी है, आपने ज्योग्राफी खूब पढ़ी है, आपने मैथ खूब पढ़ी, आपने रीजनिंग खूब पढ़ी, आपने हिंदी खूब पढ़ी, लेकिन एग्जाम के अंदर आप सारे बच्चों के मन में यही नर्वसनेस होगी कि मुझे कुछ नहीं आता। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम लगातार क्लास ले रहे हैं, और क्लास लेने के बाद भी लगता है कुछ नहीं आता, क्योंकि आप सिर्फ क्लास ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ क्लास लेने ही केवल सिलेक्शन को नहीं कराएगा आपका। क्लास लेना तो एक आपका पहला स्टेप है कि आपने पहला स्टेप पूरा कर दिया कि कहीं एक ऐसा एक रिलायबल सोर्स आपके पास है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है कि जहां से आप अपनी नॉलेज को ग्रैब कर पाओ, ठीक है। तो क्लास लेने का मतलब है कि आपने नॉलेज को ग्रैब करा है। अब उस ग्रैब्ड नॉलेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपने एग्जाम्स के लिए, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना। तो इन सारी बातों को आज समझेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो मैं हूं गर्वित सक्सेना, आप सभी का ज्योग्राफी और मैथ्स मेंटोर, ठीक है। तो आप सारे बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे से मैथ, तो आप आ सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप करिए डाउनलोड अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। अगर आप ऐप को करेंगे डाउनलोड तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगेगा आपसे, ठीक है। और इनवाइट कोड में लगाइएगा GS22। ये आप किसी की भी तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैपिटल G कैपिटल S 22 बिना किसी स्पेस के GS22 लगाना है आपको। और आप इनवाइट कोड लगाने के बाद आपको सभी एजुकेटर्स के जितने भी यहाँ पर फ्री क्लास होंगे, जितना भी अनअकैडमी पर फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा, वो सारा आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो केवल और केवल फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करना है आपको, GS22। ऐसा मत सोचना कि कोई पेमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर कोड लगवा रहा है, ये लगवा रहा है, नहीं। पेमेंट तब होगा जब आपकी मर्जी होगी। जी हाँ, अगर आप प्लस पर आना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मैथ पढ़ना चाहे मैथ पढ़िए, और ज्योग्राफी पढ़ना चाहे ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे जो बच्चे होते हैं PCS वगैरह वाले, तो उनके लिए ज्योग्राफी का मेरा नया कोर्स भी आ रहा है, ठीक है। 26 जुलाई से कंप्लीट ज्योग्राफी का कोर्स आ रहा है, जहां पर हम फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पर हम क्लाइमेटोलॉजी भी कर रहे होंगे, ठीक है। जहां पर हम उसके बाद आपका क्या कहते हैं वर्ल्ड मैपिंग भी थोड़ी करेंगे, और इसके अंदर हम थोड़ा सा उसके बाद क्या कहते हैं
जितना भी आप सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे कि आपका बनता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट बनती है हम उसको भी कर रहे होंगे। तो मतलब कंप्लीट क्लास आपकी होने वाली है। आप सोच के देखो, करीब करीब 95 घंटे ज्योग्राफी का मैंने सिलेबस बनाया है आप सारे बच्चों के लिए। तो 95 घंटे का जो कोर्स होता है इट इज मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर ए प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो आपके प्री के लिए सफिशिएंट है। तो आप सारे बच्चे आइए, जुड़िए हम सारे लोगों से, ठीक है। मैं आप लोग को ज्योग्राफी तैयार करवाऊंगा पीसीएस लेवल तक की, ठीक है। और उसके बाद अगर आप तैयारी करते हैं पैट की, तो पैट पे 5 नंबर की ज्योग्राफी आ रही है। तो जो पैट की ज्योग्राफी है उसके लिए एक कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। जी हाँ, 25 जून से एक मेरा इंडियन ज्योग्राफी कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी ये छोटा कोर्स होता है क्योंकि केवल इंडिया के बारे में हमें पढ़ना होता है और ये से आके क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। पैट हो गया, यूपीएसआई हो गया, जितने भी वनडे एग्जाम है, एसएससी बैंक कह रहा हूँ, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में जो ज्योग्राफी आती है वो आती है केवल इंडियन ज्योग्राफी। तो इसके लिए 25 जून से एक कोर्स चल रहा है और ये 30 क्लास का कोर्स है, ठीक है। 30 क्लासेस इसमें मैंने लगाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप सारे बच्चे इनको ज्वाइन करिए, जिससे कि आप सारे बच्चों के देखो ज्योग्राफी के मार्क्स कंफर्म हो गए। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स सुबह 11:30 बजे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप सारे बच्चे आकर मैथ्स वहां पढ़ सकते हैं मेरे से, ठीक है। मैथ्स भी चल रही है प्लस पे, ज्योग्राफी भी चल रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बस डाउनलोड करना है ऐप को। ऐप करने के बाद डाउनलोड आपके पास आता है मैनेज गोल्स। तो गोल्स में आपको लगाना है यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सारे बच्चों को जो ये वीडियो दिख रही है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए नीचे, तो आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको मेरे प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, आप सीधे टच करिए जाकर और सीधे के सीधे आप मेरी प्रोफाइल पर पहुंच पाएंगे। वहां पर मैंने कितनी क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया का पूरा स्टैटिक जीके आप लोग को मैंने फ्री क्लास में पढ़ा रखा है। स्टैटिक जीके आप लोग को मैंने फ्री क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि डैम्स हो गए, ठीक है, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है, ट्राइब्स इन इंडिया हो गई, ठीक है, ट्राइब्स हो गई इंडिया की, उसके बाद फेस्टिवल्स इन इंडिया हो गए, ठीक है। ये सारा कंटेंट मैंने आप लोग को फ्री क्लास में पढ़ा रखा है। तो आप सारे बच्चे इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं फ्री क्लास में। इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ भी दे रखी है। तो पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इन पीडीएफ को कर पाएंगे डाउनलोड करने के बाद आप इनके नोट्स बनाइए अच्छे से, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में उसको प्रिपेयर कर पाए, रिवाइज कर पाए उसको, ठीक है जी। अभी मैं नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कल से। जी हाँ, कल से आपका स्टार्ट होगा रामसर साइट्स इन इंडिया। रामसर साइट्स, ये बड़ी आजकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से रामसर साइट से, ठीक है। तो इसको भी कवर करेंगे कल से, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप सारे बच्चों को स्टैटिक जीके में तैयार करवा दूंगा और कल शाम को 5 बजे से आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और आप सारे बच्चे अगर आना चाहते हैं यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी तैयारी करते हैं, यूपी के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सारे बच्चों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। आने के रीजन बहुत सारे हैं, ना आने का रीजन एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ना आने का रीजन कोई मिले तो मुझे आप कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो बस आपके मन का एक वहम होगा या फिर आपका कोई बेफालतू सा या कोई बाहिया सा कोई वजह होगी जिसकी वजह से आप नहीं आना पा रहे, ठीक है। कभी कभी मानता हूँ कि बच्चे को दिक्कत होती है कि सर पैसे की दिक्कत है, ठीक है, मानता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, तैयारी जब करने कहीं भी कोचिंग में जाओगे, किसी कोचिंग में जाओगे, तो वहां पर क्या 5-6 हजार रुपये फीस पे नहीं करोगे? वहां तुम्हारी तैयारी फ्री में हो जाएगी? ये बताओ, नहीं होगी ना। उसके बाद अगर तुम 5-6 हजार रुपये पे भी करोगे ना, तो तुमको एक ही बैच देगा, जैसे कि या तो तुम्हें पैट का बैच मिल जाएगा या तुम्हें यूपीएससी का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा इतनी फीस पे करने के लिए आप सारे बच्चों को सारे बैच मिल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर पैसे की भी दिक्कत है तो फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी अनअकैडमी काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है आप लोग को। और अनअकैडमी पर ये भी है कि आप चाहे तो अपने जितना भी पैसा है आप उसकी किस्तें बनवा लीजिए। आप मुश्किल से 500-600 रुपये महीने देते रहना, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अनअकैडमी पर आने के बहुत सारे रीजंस हैं। सारे रीजंस आने के ही, ना आने के आपके पास सिर्फ बहाने होंगे, ठीक है। तो अपने आप से कब तक झूठ बोलोगे? वही वाली बात मैं हम बोलता हूँ, मैंने वीडियो बनाई भी है, ठीक है, कि मतलब आप देखना यूट्यूब पर जाके, ठीक है। आपको सर्च करना पड़ेगा कि मोटिवेशन बाय गर्वित सर, तो आपको मिल जाएगा। कि मतलब अपने आप से झूठ नहीं बोलना यार, ठीक है। कब तक रीजन दोगे अपने आप को, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार प्लेटफॉर्म पर आइए। इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितने भी कोर्स आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेंगे वो सब होते हैं स्ट्रक्चर्ड वाइज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिर आप मैथ पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैथ का आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, मैथ में आपने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज के जितने भी टाइप होंगे ना, वो उनको मैं कवर करवाता हूँ, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और हर टाइप के कम से कम 5-6 सवाल, हर टाइप के कम से कम 5 से 6 सवाल। तो आपको बिल्कुल रट जाएंगी चीजें, ठीक है, बिल्कुल याद सी हो जाएगी मैथ, आपको लगेगा, ठीक है। तो जो मैथ आपको परेशान कर रही होगी वही मैथ आप लोग के लिए इजी बन जाएगी, ठीक है। तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे कर रहे हैं परफॉर्म, तो आप भी करिए आकर। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि अनअकैडमी प्लस पर आने का एक और आपके पास रीजन, मैंने कहा ना, आने के बहुत सारे रीजन है और ना आने के बहुत सारे बहाने आप बना लो अपने आप से, झूठ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि 12 महीने का अगर प्लान लेते हो आप, तो आपको 2 महीने फ्री मिल रहे हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन ये कि 24 वाला प्लान लेना, क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ जाता है और 24 महीने पर 3 महीने फ्री मिल रहे हैं। मतलब पेमेंट करोगे 24 महीने वाला
लेकिन तुम्हें मिलेगा कितने का प्लान, 27 महीने के लिए, ठीक है, 27 मंथ के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं संडे टेस्ट में, तो हर संडे सुबह 11 बजे टेस्ट होता है और रैंक में आने पर आप लोग को यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाती है 100%, 2 और 3 वालों को 50%, 4 से 25 वालों को 25%। देख लेना आप बाकी इसकी डिटेल्स, ये टेस्ट की डिटेल्स है, ठीक है। और टेस्ट देने के बाद आप करिए एनालिसिस, ठीक है। देखो टेस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, और टेस्ट से भी इंपॉर्टेंट बनती है उसकी एनालिसिस। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अलग अलग दिन अलग अलग एजुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट की कराते हैं एनालिसिस। जैसे कि इकोनॉमी की कराते हैं मुकेश सर, ज्योग्राफी के लिए नवाजिश सर हो गए, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए हो गए धनंजय सर, उसके पॉलिटी के लिए गौरव शुक्ला सर, ठीक है, और हिंदी के लिए अमरनाथ सर। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग दिन अलग अलग एजुकेटर आप लोग से टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। हमारा टॉपिक क्या आज का, मॉक टेस्ट। सर आप पहले बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता सर मॉक टेस्ट होते क्या है, ठीक है। मॉक टेस्ट का मतलब देखो, आप सारे बच्चे जैसे कि कई बार सुनते हो कि स्पीड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज है ये भी, स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट बेसिकली क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं या फिर होता है प्रीवियस ईयर, और जहां मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर, तो बच्चे जाएंगे मार्केट में और एक किताब खरीद लाएंगे और उसको करेंगे सॉल्व, वो नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आप एक बात सारे बच्चे सोच के देखो, आपका एग्जाम कैसे होना है, आपका एग्जाम होना है ऑनलाइन मोड में। कैसे होना है बच्चों, ऑनलाइन मोड में, ठीक है। सबसे पहली बात, हम सारे लोगों की ये आदत होनी चाहिए कि हम ऑनलाइन एग्जाम दे पाएं, हम ऑनलाइन एग्जाम दे पाएं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। देखो मैं आप सारे बच्चों को बताऊं कि जब हम तैयारी करने नए नए उतरते हैं ना, तो हमको लगता है बस पढ़ लें और एग्जाम हो जाएगा, फिर हम पढ़ लेते हैं और फिर भी सिलेक्शन होता नहीं है। हमने दिन भर में अनअकैडमी पर 5, 6, 7, 8 घंटे क्लास ली होती हैं, लेकिन हमें आ कुछ नहीं रहा होता है। तो उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम उसको मतलब वो वाली बात है ना कि उसको हम एक बार कंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, उसके बाद ब्रीफ करिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपकी पढ़ाई सारी वेस्ट हो जानी है, ठीक है। तो सारे बच्चे बात को समझे कि जो ऑनलाइन एग्जाम होना है तो उसकी प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बात सोच के देखो, अगर सचिन तेंदुलकर की बात करूं, मैं आपसे बताऊं सचिन की, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, लिविंग लेजेंड है क्रिकेट के लिए, ठीक है, क्रिकेट के लिए कौन है भैया, लिविंग लेजेंड है ये, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, तो आप एक बार मुझे बताइए कि सचिन सर जो अपने क्रिकेट खेला करते थे पहले, ठीक है, अब तो रिटायर हो गए हैं, तो इन जब ये प्रैक्टिस करते होंगे तो क्या इन्होंने प्रैक्टिस अपने ड्राइंग रूम में करी होगी, बताइए, क्या इन्होंने प्रैक्टिस अपने ड्राइंग रूम में करी होगी, नहीं करी होगी। आपका जवाब होगा सर नहीं करी होगी, ठीक है। कहाँ करी होगी बेटा, आपने सुना होगा नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, देखो पिच होती है ना, पिच, तो उस पिच को एकदम जैसी आपको पिच मिलने वाली है वहां पर जहां पर आपका मैच होगा ओरिजिनल वाला, वैसा ही प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेट बस इसलिए लगाते हैं जिससे कि बॉल जरा दूर ना चली जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, अब देखो, अब सोच के देखो, जैसे कि मान लो इंग्लैंड में मैच है, मैच कहां पर है बच्चों, इंग्लैंड में, ठीक है। अब इंग्लैंड के अंदर जब मैच होता है तो आप सारे बच्चों को पता है कि वहां की पिचेस बहुत अलग होती हैं, सख्त पिच होती हैं, वहां पर गेंद थोड़ी ज्यादा तेज आती है, ऊंची आती है, बाउंस ज्यादा मिलता है। तो इंडिया में भी इंग्लैंड के पिचों को खेलने के लिए यहां पर भी वैसे ही पिच बनाकर नेट प्रैक्टिस होती है। बात समझ में आ रही है, मतलब कितना हम एग्जाम, मतलब जैसे कि जो हमारा मेन क्रिकेट मैच होता है ना, तो मेन क्रिकेट मैच की तरह ही हम एक माहौल क्रिएट करते हैं और वो क्रिएट करने के बाद हम करते हैं प्रैक्टिस। मतलब हम का मतलब सचिन सर या फिर जितने भी अपने प्लेयर्स हो गए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो कहने का मतलब ये कि आप इन लोगों से ये बात सीखिए ना, आपके पास इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसा मैच होगा, ठीक है, जैसी कंडीशंस क्रिकेट में मिलने वाली है आपको मेन मैच के अंदर, वैसा ही कंडीशन ये लोग अपने प्रैक्टिस में भी बनाते हैं। तो आप सारे बच्चों को भी यही करना है कि जैसा माहौल आपको अपने एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, जो जो चीजें आप लोग को वहां पर अवेलेबल होने वाली हैं, उन चीजों के साथ आप आज से ही रूबरू हो जाइए, अन्यथा दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि मैं सारे बच्चों को बताऊं, देखो होता क्या है, जब आपकी आदत नहीं होती है मतलब लैपटॉप या फिर क्या कहते हैं कंप्यूटर पर टेस्ट देने की, तो बेसिकली सीन ये होता है कि बच्चा करता क्या है, जैसे कि उसके सामने क्वेश्चन आया मैथ का, ठीक है। अब जब मैथ का क्वेश्चन आता है तो उसने जैसे कि क्वेश्चन लिखा, जैसे कि यहां पर लिख रहा हूं मैं, ए इज 2 times more efficient than B। अगली बार लिख दी, B can finish a work in 10 days। सुनना भी सीन क्या हुआ। तो अब होता क्या है, जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो बच्चा करता क्या है, बच्चा ये करता है कि चलो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क तो हमने खूब पढ़ा है, करेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, एक ही कार्य कुशलता बी की क्षमता में 2 गुना अधिक है, एक ही कार्य कुशलता बी के तुलना में 2 गुना अधिक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब बच्चे ने क्या करा कि इस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए अपने रफ पेज पर नीचे की तरफ मूव किया और इंफॉर्मेशन को नोट डाउन किया। बात समझ में आ रही है? अब जब बच्चा वापस से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है ना, तो क्वेश्चन को फिर से वो यहीं से पढ़ रहा होता है। कहां से पढ़ेगा? ए इज 2 times मोर एफिशिएंट देन बी। क्या मेरी बात समझ में? और यही अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो अगर आपने एक लाइन लिख ली तो आपकी नजर सीधे सीधे कहां पहुंचेगी? यहां पहुंचेगी, बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, अगली लाइन पर। तो ये एक छोटी सी बात है, पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इस लाइन को पढ़ने में 5 सेकंड लगाए हैं, अगर बेटा आपने इस लाइन को पढ़ने में 5 सेकंड लगाए हैं, 4 से 5 सेकंड लगाए हैं, सोच के देखो 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड की बात बता रहा हूं सिर्फ केवल। कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ में? 40, ठीक है। और ऐसे ही लाइन एक थोड़ी ना होगी, बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं। तो यानी कि क्या पता आप 2 बार पढ़ रहे हो इस चीज को, यानी कि 8 सेकंड, यानी कि 2 बार आपने और पढ़ लिया इसको। बात समझ में आ गई? 4 दूनी 8 चौक 32, कितना हो गया बच्चे? 320 सेकंड। कितना हो गया बच्चों? 320 सेकंड, ठीक है। डिवाइड करना 60 से इसको, 6 पंजे 30, 5 मिनट 20 सेकंड, चलो 5 मिनट मान लो यार, मोटा माटी 5 मिनट मान लो। बात समझ में आ रही है? 5 मिनट में भाई साहब ना पूरी की पूरी जीएस अटेम्प्ट हो जाती है, जिसे करनी होती है, जिसको आती होती है। बात समझ में आ रही है? जीएस अटेम्प्ट आपकी 7 से 8 मिनट में हो जानी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये जो 5 मिनट का समय था, ये केवल और केवल इस बात से बनकर आ गया कि आप क्वेश्चन को पढ़ते किस तरीके से है। और अभी तो और सारी चीजें होती हैं कि मॉक टेस्ट के अंदर आप लोग को बहुत सारी चीज जानने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमें पता है कि एग्जाम के अंदर हमारा माहौल ऐसा होगा कि हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्यों ना आज से इन चीजों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के पास सर होगा, सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो यार देखो, एक काम ये कर लो कि तुम किसी भी ऐसे दोस्त वगैरह को पकड़ लो कि भाई हफ्ते में 2 दिन चले जाओ उसके पास। वैसे तुम्हारे दोस्त जो होंगे वो तुम्हारे साथ रहते नहीं रहते, दिन भर तुम साथ में घूमोगे, लेकिन कभी इन चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि सही चीज के लिए इस्तेमाल कर ले। अब पक्का हर किसी बच्चे के पास कोई ना कोई दोस्त ऐसा होगा जिसपे लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर होता ही होता है। नहीं होता कोई बात नहीं, इंटरनेट कैफे आते हैं भैया, इंटरनेट कैफे चले जाइए वहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जाइए, 10 रुपए लेता है मुश्किल से यार 1 घंटे के, वो 2 घंटे का टेस्ट दीजिए, 20 रुपए देकर आइए, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन करना है। अब आपको लग रहा है सर हमारे 40 रुपीज खर्च हो जाएंगे, भैया 40 रुपीज ना तुम खाली ना ये गोलगप्पे टिक्के में खत्म कर देते हो, बहुत ज्यादा नहीं है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके एग्जाम की बात है, आपके करियर की बात है, तो सोचना आपको, फैसला आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं बस आपको समझा सकता हूँ कि आपके पास सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया हम 30,000 का 35,000 का लैपटॉप तो लेंगे नहीं जाकर, लेकिन हाँ 30-35,000 का लैपटॉप ना लेकर हम इतना जरूर कर सकते हैं कि वहां पर अपने 20-30 रुपए मतलब हफ्ते में खत्म कर सकते हैं, कि वो हमको पता नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जब एग्जाम ऑनलाइन मोड में होना है, सो इट इज मतलब सजेशन आप सारे बच्चों के लिए है, इट इज अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इसकी ऑनलाइन मोड में, ठीक है। डजंट मैटर तैयारी करते बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी की तैयारी करते हो, किसी की तैयारी करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो वैसे अगर हम बात करें, जैसे कि जो अगर कोई बच्चा बैंक की तैयारी करता हो, वो इस वीडियो को देख रहा हो, तो बैंक में तो और गंदा सीन है। गंदा सीन कैसे है कि वहां पर 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट मिलते हैं और क्वेश्चन आते हैं बच्चे 100। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। और इससे भी गंदा सीन क्या है कि यहाँ पर हर सेक्शन का अलग टाइम है, जैसे कि मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया और इंग्लिश आ गया। तो मैथ के लिए मिलेंगे 20 मिनट, 20 ही मिनट है यहाँ पर, रीजनिंग के लिए 20 मिनट और इंग्लिश के लिए 20 मिनट, ठीक है। तो भैया आप सारे बच्चों को तो और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको 20 मिनट में, ठीक है, अगर पीओ का पेपर है तो कम से कम मैथ में 25 करके आने हैं, कम से कम 25, ठीक है। रीजनिंग में भी कम से कम 25, इंग्लिश में भी कम से कम 25 क्वेश्चन करके आने हैं। इंग्लिश में तो हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट बहुत होते हैं, है ना। अब क्योंकि मैथ में आते हैं 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में आते हैं 35 क्वेश्चन और यहाँ पर आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर आता है यहाँ पर बैंक का, ठीक है। तो आप सारे बच्चों को काम ये कर लो कि भैया बैंक वाले जितने बच्चे होंगे, अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो रोज एक मॉक टेस्ट देना, रोज एक मॉक टेस्ट। बात समझ में आ रही है? डेली यू हैव टू गिव मॉक डेली। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम में जैसे कि आता है सिंप्लीफिकेशन आता है, नंबर सीरीज आती है, ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक आती है, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जिसको पढ़ने के लिए किसी बहुत ज्यादा क्लास की जरूरत नहीं होती है, ये सब प्रैक्टिस से आ जाता है केवल केवल। इनकी स्पीड बनाना होती है, सब प्रैक्टिस से बन जाता है केवल। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। बड़ी बेसिक बातों से आप इनको निकाल लेंगे, ठीक है। केवल केवल आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से और प्रैक्टिस करनी है। एक बार पढ़ लो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ने को इसमें, ठीक है। और एसएससी वाले बच्चे 2 दिन में एक बार मॉक दिया करें, एसएससी वाले बच्चे हर 2 दिन में एक बार मॉक दिया करें। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपके पास भी क्या है, 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। जैसे कि अब बच्चे हैं जैसे कि यूपीएसआई के, तो आप सारे बच्चों को पता है कि मैथ आ रही है, ठीक है, रीजनिंग आ रही है और आपकी जीएस आ रही है और आपकी हिंदी आ रही है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके एग्जाम में यूपीएसआई के।
हर सेक्शन से 40 क्वेश्चन आने हैं और हर सेक्शन से नंबर कितने हैं? 100 नंबर है। कितने मार्क्स है बच्चे? 100 मार्क्स है। ठीक है, ये सीन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं मैं और मार्क्स। ठीक है, तो भाई 40 सवाल है, 100 नंबर है, सीन पूरा का पूरा क्लियर है। तो आप सारे बच्चों को समझ रहे हैं इस बात को बहुत ध्यान से। देखिए जी, होता क्या है कि हम सोच लेते हैं कि सर हमारे पास 2 घंटे मिलते हैं, इस पूरे पेपर को करने का समय कितना मिलेगा? 2 घंटे। तो 2 घंटे कैसे बांटना है आपके हाथ में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम 1 घंटा करेंगे मैथ को, ठीक है, या फिर 40 मिनट हमने मैथ कर ली। कितने मिनट कर ली मैथ हमने? 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट रीजनिंग करेंगे सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कितने खत्म हो गए? तो हमारे पास 40 से 80 खत्म हो गए। कितने बचे तुम्हारे पास? 20 मिनट बच रहे हैं, सॉरी 40 मिनट बच रहे हैं। ठीक है, 80 खत्म हो गए, 40 बच रहे हैं। तो क्या करा कि सर जीएस कर लेंगे 20 मिनट और हिंदी कर लेंगे 20 मिनट। अरे क्या करोगे जीएस में 20 मिनट यार? जीएस में 20 मिनट क्या करोगे? जीएस करो 10 मिनट में खत्म। क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आगे बढ़ना है। क्या करना है तुम्हें? 40 क्वेश्चंस 40 लाइन्स पढ़नी तो है तुम्हें बस। 40 लाइन्स पढ़नी तो ये तुम्हें बस। और यहाँ पर लाइन बहुत लंबी लंबी नहीं आती, 1 लाइन होते हैं सारे के सारे। हिंदी की बात करें थोड़ा यहाँ पर समझ लग जाता है, आपको मानते हैं। यहाँ पर लगा लो 20 मिनट। कितना लगा लो बच्चे? 20 मिनट। बात समझ में आ रही है? कितना हो गया अभी टाइम आपका? 40 40 10 20। जोड़ो जरा इसको। 40 40 80 और 10 90 और 20 110। देखो सारे बच्चों को मैं एक बात बता दूं कि जो आपका पेपर होता है ना, पेपर वो कैसे करना है वो समझना, मॉक टेस्ट कैसे देना है वो समझना। जब भी आप कोई भी पेपर दें, जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट दें, तो हमेशा मॉक टेस्ट को 2 बार में करना है। बात समझ में आ गई? हमेशा मॉक टेस्ट को 2 बार में करना है। मतलब आपका जो पेपर होगा ना, उसको भी आपको 2 बार में करना है। पेपर को 1 बार में जो बच्चा करने का सोचता है, उसके नंबर हमेशा कम आते हैं, उसके मार्क्स कभी आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। और ये मेरा भी सजेशन है, और बाकी अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे उसका भी सजेशन है। ठीक है, और कई सारे टॉपर ये भी बताते हैं कि जीएस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि जीएस सिलेक्शन को बनाता या खत्म करता है। तो ये मैं भी कह रहा हूं और बाकी सारे जो टॉपर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप उनकी भी बात को समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट उनकी सजेशन होती है। ठीक है जी, आप किसी भी टॉपर की वीडियो देख लीजिए, एसएससी का देख लीजिए। ठीक है, यूपीएससी का तो खैर अलग ही, क्योंकि जीएससी आती है वहां तो, लेकिन एसएससी में देखो कितनी कम जीएस आती है। लेकिन तैयार करने को कहते हैं वो लोग भी कि तैयारी करो अच्छे से, वरना होगी तुमसे वो भी नहीं वहां पर। ठीक है, और वो नहीं हुई तो तुम बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है। और एसएससी में तो बहुत कम वेटेज है, यूपीएसआई में तो बहुत वेटेज है भाई, 25% की। जितनी वेटेज मैथ की है उतनी ही आपकी जीएस की है, रीजनिंग की जितनी है, हिंदी की जितनी, उतनी ही 25% सबकी है भैया। 25% मैथ है, 25% रीजनिंग है, 25% जीएस है। जब इक्वल वेटेज सबकी है तो जीएस को तुम कम कैसे पढ़ सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस इनजस्टिस? ठीक है, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्योंकि जीएस 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कवर नहीं होगी। गारंटी मेरी, बाकी लिख के लिखवा लो। ठीक है, सब्जेक्ट इतने सारे तो समझ में आएगा पढ़े कौन सा छोड़े। बात समझ में आ रही है? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि यू कैन कवर द एंटायर जीएस इन ओनली 1 मंथ और 1 मंथ और 15 डेज। ठीक है, इट्स अ मिथ। ठीक है, आप अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो बहुत बढ़िया बात है। अभी समझ में आएगा एग्जाम देने के बाद। ठीक है, तो समझना भी मैं क्या बता रहा था कि मॉक टेस्ट को परफॉर्म जब करना है तो 2 बार में पेपर करना है। कितनी बार में करना है बच्चों? 2 बार में। कैसे करना है देखो, जैसे कि मान लो कि आप सबसे पहली बात तो सिलेक्शन आपका मन में रहता है कि किसका पहले करना है, किसका बाद में करना है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप पहले हिंदी करो, कि आप पहले जीएस करो, कि आप पहले रीजनिंग करो। ठीक है, कई सारे बच्चों के मन में होता है। देखो आप सारे बच्चों को बता दूं कि मैक्सिमम बच्चों का ना रीजनिंग वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, और ये तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, सबका स्ट्रांग है। ये बात समझना। मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे मन में डाउट है कि सर रीजनिंग में मैं फोड़ के आऊंगा, रीजनिंग में तुमने सब फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका रीजनिंग का पार्ट स्ट्रांग है, तो आप सारे बच्चे ये कर लीजिए कि सबसे पहले आप रीजनिंग को उठा लीजिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो सबसे पहले आप हिंदी को उठा लीजिए। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो कि आपने हिंदी उठा लिया, अब हिंदी उठाने के बाद क्या करा? हिंदी उठाया आपने, 20 मिनट उसको निपटा दिया। ठीक है, अच्छा हिंदी में क्या होता है कि सवाल सही कर रहे हो गलत कर रहे हो पता नहीं चलता है, बस करते रहते हो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में या फिर 20 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम 20 मिनट लेना है और इतने समय में आपकी पूरी हिंदी निपटनी चाहिए। अगर नहीं निपट रही है तो टेंशन मत लेना, आप लगातार मॉक देते रहो, वो अपने आप 20 मिनट से कम पे आ जाएगा अपने आप। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस लगातार मॉक देने आप लोगों को। ठीक है ना, तो करना क्या है कि सबसे पहले आपने हिंदी करी, तो हिंदी करने के बाद आपने 40 क्वेश्चन निपटा दिए इसके। ठीक है, तो आपको लग गया मान के चलो 20 मिनट। अब आप स्विच करके अगले सेक्शन पे। ठीक है, जैसे कि आपने जीएस करी, तो जीएस तो आपकी हो जाएगी 7 से 8 मिनट में। 10 मिनट तो बहुत मैंने बोल दिया, लेकिन मान लो 10 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो 10 मिनट में आपकी ये निपट गई, जीएस निपट गई। ठीक है, 10 मिनट में जीएस निपटने के बाद, अच्छा जीएस में तो क्लियर होगा भाई, आता है तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक है। मतलब आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो छोड़ देना, तुक्का नहीं मारना एग्जाम में, तुक्का नहीं मारना। ठीक है, आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब वैसे यूपीएससी का जैसे पेपर है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बात तुक्का मार लो, वहां क्या जा रहा है?
वहां तुक्का मार लो, वहां क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव मार्किंग आती है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में 1/3 की रहती है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जब लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है आपका, लोअर पीसीएस का, वहां पर रहती है, तो वहां पर तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि तुक्के में नंबर बहुत चले जाते हैं, ठीक है ना। तुक्का जीएस में वही मारना जहां नेगेटिव मार्किंग ना हो, या फिर जैसे कि ऐसा हो कि तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 में कंफ्यूजन है, तो तुक्का मार लो। मतलब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1/2 तो है सही होने की, है ना। 1/2 चांस तो 50-50 पर तो खेलो, तुम तो बिल्कुल 25% पे खेल जाते हो, वो नहीं करना यार एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आप आओ रीजनिंग पर, 2 निपटा लिया आपने, आप आ जाओ रीजनिंग में, ठीक है। तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा हो चुका है, और जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो आधे घंटे से भी कम का समय लगेगा, और आपकी दोनों के दोनों निपट जाने हैं। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपने ये निपटाया, फिर आप आ गए रीजनिंग पर। अच्छा, रीजनिंग पर जब आप आते हैं तो आपने क्या देखा कि आपको करने हैं 40 क्वेश्चन, तो आपने दिया बेटा हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, इतना आपको ज्यादा लगना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग अच्छे से करी होगी तो आधे घंटे में रीजनिंग आराम से हो जाएगी आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल मैं मान ले रहा हूँ कि आपका यहाँ पर समय कितना लग रहा है, आप लोग को 40 मिनट्स मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप परेशान ना हो उसके लिए, ठीक है। तो 40 मिनट मैंने मान लिया। अब आपने करा क्या, अभी जो आप जब करोगे ना तो 40 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे रीजनिंग करने में। अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगी तो इससे ज्यादा समय लगेगा आप लोग को, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी लगने दो, हल्के हल्के कम हो जाएगा सारा कुछ। पहले ही मॉक टेस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप पहले मॉक टेस्ट में मत करें ऐसा, बस आप करते रहे जो मैं बोल रहा हूं। आपके मन में, आपके दिमाग में टारगेट ये होना चाहिए कि हमें करना इस तरीके से परफॉर्म है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहां पर भाई उसके बाद आपने ये निपटाया। अब जैसे कि मान के चलो रीजनिंग के आपने जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, फिर आपने मान लो कि अल्फाबेट पढ़े आपने, ठीक है। अल्फाबेटिकल आपने सीरीज पढ़ी है, ठीक है, सीरीज पढ़ ली तुमने। अल्फाबेटिकल भी होती है, अल्फा न्यूमेरिक भी होती है ना, न्यूमेरिक भी होती है, सिंबॉलिक वाली भी होती है, तो सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने सीरीज पढ़ी है, बस इतना समझ लो। अब आपने सीरीज खूब करी है, या फिर स्लॉक्स पढ़ी है, स्लॉक्स खूब करी है आप लोगों ने, खूब पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्टर को खूब अच्छे से करा है, ठीक है। ये तरीका आता है सर, वो तरीका आता है सर, बाइनरी आती है सर, ये वेन डायग्राम आता है, हमें बाइनरी भी आती है सर, हम बिना पेन के कर देते हैं। रुक जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन ढंग का आ गया और तुमसे पहले क्वेश्चन बन नहीं रहा, एग्जाम में क्वेश्चन पहला आ गया और तुमसे पहले ही क्वेश्चन बन नहीं रहा, बिल्कुल भी उसको पैनिक मत करिए। चैप्टर कोई सा भी हो, सवाल कठिन ऐसा बन सकता है कि आपसे होना, सवाल ऐसा बन सकता है कि आपसे होना, आप बस सीख रहे हैं, आप ज्ञाता नहीं है, आप बस सीख रहे हैं, आप ज्ञाता नहीं है कि रीजनिंग का कोई सवाल मुझसे बचेगा ही नहीं। ये थॉट जिस बच्चे के मन में आ गया, सिलेक्शन नहीं होने का उसका। क्यों नहीं होने का, इसका रीजन बताता हूँ। देखो, जैसे कि कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर रीजनिंग में मैं 100 में 100 लेकर आऊंगा, सर मैथ में मैं 100 में 100 लेकर आऊंगा, ये सोच के तुम गए तो तुम्हारा भंटादार। क्यों? क्योंकि एग्जाम तो नहीं पता ना कैसा आने वाला है, एग्जाम क्या पता टफ आ जाए, ठीक है, क्या पता कट ऑफ 300 से भी कम पे लग जाए इस बार, है ना, हमें तो नहीं पता ना, क्या पता कट ऑफ 300 से भी कम पे लगे, क्या पता कट ऑफ 350 से ऊपर चली जाए, ठीक है। सो ये सब एग्जाम के अंदर बैठ के डिसाइड होता है कि हमें कितने करने कितने नहीं करने हैं, पेपर का लेवल क्या है। अब जैसे बैंक का मेंस होता है, बैंक का मेंस होता है, तो वहां पर मैथ की कट ऑफ 60 नंबर में से जाती है आपकी कितनी, 6 नंबर जाती है, 60 में 6 नंबर, पेपर टफ आता है वहां पर, तो हमको नहीं पता ना कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए पहले से इतना डिसाइड मत कर लो, लेकिन हाँ अपने मन में ये बनाओ कि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है। सवाल तभी छोड़ने तो बिल्कुल ना ही हो मुझसे, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि हर सवाल छोड़ रहे हैं। तो आपने पेपर खोला अपना, अपना टेस्ट खोला, ठीक है। टेस्ट खोलने के बाद आपका रीजनिंग क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आया, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, इसके पर आगे बढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, छोड़ते रहो, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ते रहो, कोई लोड मत लो भाई, कोई लोड मत लो। 5 सवाल तक नहीं हुए ना, 5 छोड़ दो यार। अब होगा क्या, जो बच्चा सोच के जाएगा ना मुझे 100 में 100 करने हैं, जो बच्चा सोच के जाएगा कि यूपीएसआई में 100 में 100, रीजनिंग में 100 में 100 मारेंगे, ठीक है, वो बच्चा यहाँ पर 3, 4, 5 सवाल छोड़ के खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा अरे यार मुझे 100 में 100 लाने थे, मेरे तो हुआ नहीं यार, अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरा। वो ये सोचेगा कि आप सिलेक्शन, अरे सिलेक्शन 100 में 100 पे नहीं होता भैया, सिलेक्शन 100 में 100 पे नहीं होता, सिलेक्शन आपको बाकियों को बीट करने पे होता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आपका 12th नहीं है कि 100 में 100 लेकर आना सपना है आपका, सपना ही मानते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, आपका अगर दिन हुआ तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। पहले तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए तब आएंगे, उसके बाद आपका दिन भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये सपना मत बनाओ, बनाओगे तो फंस जाओगे यार, ट्रैप है, बहुत गंदा ही है, बहुत गंदा ट्रैप है 100 में 100 वाला, ठीक है। तो अगर आप कोई बच्चा ऐसा है कि जो ये सोचता है कि सर मुझे बस अच्छा स्कोर करना है, तो वो एक क्वेश्चन छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, उसको क्या लगेगा कि कोई बात नहीं, 3-4 सवाल स्टार्टिंग में कठिन होंगे, बाकी 35 में करूंगा। उसके अंदर ये पेशेंस है कि 5 सवाल जो स्टार्टिंग के कठिन आ गए तो आ गए, लेकिन बाकी 35 मैं करूंगा। अब एक बच्चा सोचती है 100 में 100, यार सर हम तो स्लॉक बहुत सारी पढ़ के गए, सर पहले क्वेश्चन स्लॉक का नहीं हुआ, सर हमने कोडिंग भी खूब पढ़ी, सर पहले क्वेश्चन कोडिंग का नहीं हुआ, सर हमने तो ये भी खूब पढ़ा, सर हमसे ये भी नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई भी टॉपिक तुमको कंप्लीट कभी नहीं आ सकता, किसी भी टॉपिक में से सवाल कठिन बन सकता है। अब जैसे मैथ की बात करें तो मैथ में भी टॉपिक पढ़ा हमने परसेंटेज, सर परसेंटेज हमें खूब आता है, हमने 400-500 क्वेश्चन लगा रखे हैं और बड़ा आसान चैप्टर है।
और परसेंटेज पहला क्वेश्चन ऐसा कि तुमसे हिट ही नहीं रहा, ठीक है, तो यार कोई बात नहीं, एग्जामिनर यार कुछ भी कर सकता है यार। अगर मैं भी आपके सामने चाहूं तो आप मुझसे किसी भी सब्जेक्ट का बोलिए, किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, मतलब हिंदी तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, तो मैं आपको सवाल ऐसा दे सकता हूं कि आप कर नहीं पाएंगे उसे, गारंटी है मेरी इस बात की, ठीक है। तो इट्स ऑल अपॉन द एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे बड़ा है, आपसे एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज्यादा वो जानता है, तो इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। आप एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है, तो आप एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करिए, आप अपने आप से झूठ मत बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, आपसे ज्यादा सीनियर है, तो उसका सम्मान करना सीखिए, ठीक है, हर किसी का सम्मान करना सीखो। हर किसी, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, तो यॉर्कर गेंद जब आती है तो क्या करता है, चौका नहीं मारेगा यार वो। अब तुम लोग सर आज के टाइम में कहां सर चौका मार देते हैं लोग यॉर्कर गेंद पे भी, लेकिन जब अच्छी यॉर्कर जब ब्लॉक होल में पड़ती है ना, तो केवल आदमी डिफेंस करता है, तुक्के में चौका चला जाए बात अलग है, केवल और केवल डिफेंस करता है आदमी। तुम सारे बच्चे जानते हो ये वाली बात। अगर बाउंसर आती है तो अपरकट भले आज के टाइम पे आ गया है, लेकिन पहले इंसान सोचता है कि छोड़े कि मारे, ठीक है, ये डबल थॉट आता है मन में, बात समझ में आ रही है। तो सचिन भी कहता है कि अच्छी गेंद का, जैसे कि उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर आपको किस गेंदबाज से डर लगता है, समझना मेरी बात को, सचिन तेंदुलकर से एक बात पूछी गई कि सर आपको किस बॉलर से डर लगता है, तो सचिन ने एक बात बोली कि मुझे दुनिया के किसी भी गेंदबाज से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे हर गेंद से डर लगता है। कहने का मतलब क्या है कि गेंदबाज कोई भी हो, गेंदबाज कोई भी हो, लेकिन क्या पता कौन सा गेंदबाज कौन सी बढ़िया गेंद डाल दे। भाई बढ़िया गेंद पड़ गई किसी से भी, ठीक है, क्या पता ऐसा हो कि विराट कोहली बॉलिंग कराने जा रहा हो, ठीक है, अब वो यॉर्कर मार दे तगड़ी, विकेट मिल जाएगा उसको, बात समझ में आ रही है, गुड लाइन डाल दी, विकेट मिल गया उसको, ठीक है, ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ट्रैप में आ जाते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा बचपन में जब मैच खेलते थे तो कोई बेकार बॉलर आता है, सोच रहे अरे ये तो बेकार बॉलर है, खूब रन मारेंगे, और उसी बॉलर के ओवर में आउट हो जाते थे। जो बॉलर बेकार होता था सोचते थे खूब रन मारेंगे और उसी बॉलर के लिए अपना विकेट दे देते थे। यही करना है। आप सोचेंगे सर यूपीएसआई में रीजनिंग का पेपर तो नॉर्मल आता है और रीजनिंग में कर आऊंगा या फिर मैथ में कर आऊंगा, मुझे मैथ खूब आती है, ठीक है, और उसी में आप अपना विकेट दे जाओगे, उसी में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो हर गेंद का जैसे सचिन ने सम्मान किया, आप भी हर सवाल का सम्मान करिए। अगर कोई सवाल कठिन है तो उसको प्यार से जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये तभी कर पाएंगे जब आपके मन में ये वाली मिथ नहीं होगी कि 100 में 100 मानना, ये ट्रैप नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये गलती मत करके जाना एग्जाम में कि 100 में 100 का सपना लेके बैठे हुए हो, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर करना है, सिलेक्शन सपना होना चाहिए, सिलेक्शन कि मुझे सिलेक्शन लेना है, पेपर कैसा भी है, आई वॉन्ट सिलेक्शन, अल्टीमेटली ये चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भैया कि आपने यहाँ पर रीजनिंग करी, तो मैंने बोला कि आपने मान के चलो कि आपने 40 मिनट्स लगा दिए और आपसे जो क्वेश्चंस थे कि मान के चलो कि 32 क्वेश्चंस होंगे, करीब 32 हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी कि 32 क्वेश्चन दोनों निपटा दिए, बहुत अच्छी बात है, निपटा के छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, मैथ पे आ जाओ, ठीक है। कहां पर आ जाओ बच्चे, मैथ पे आ जाओ। अब मैथ पे आने के बाद आपने मैथ में भी ऐसा करा कि आपने 40 क्वेश्चन देखे, 40 में से आपके 32-33 हो रहे हैं, आपने 32 मारे, ठीक है, कोई बात नहीं, 40 मिनट में आपने बाकी के छोड़ दिए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ने से घबराओ मत, मैं कह रहा हूं स्किप करने से जो बच्चा घबरा गया वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा ऑनलाइन एग्जाम में। स्किपिंग इज एन आर्ट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपकी आर्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। अभी भी हल्के हल्के आप सीखोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पगले में पड़े हुए 100 में 100 वाली पगले में, ठीक है, तो वो इस आर्ट को कभी नहीं सीख सकते, ठीक है। और जो ये नहीं सीख पाएगा वो सिलेक्शन से बाहर रहेगा, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्किप करना आप सीख गए, आपने क्वेश्चंस करे। अब देखो सारे बच्चे बात को समझना, जीएस में मान के चलो कि आपको 30 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस कर लिए तुमने, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी भैया पढ़ रहे हो अच्छे से, तो कम से कम आप मान के चलो 35 तो करोगे ना, ठीक है। मैं 40 में 40 कभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हर बच्चा इतना कर आए, और मेरे जो वीडियो बनाने का मोटिव रहता है कि हर बच्चा कवर करे चीजों, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे कवर होंगे, एक आध बच्चा भी टैलेंटेड होता है, उसने हिंदी खूब पढ़ी होती है, तैयारी उसकी पीसीएस तक की, तो वो कर देगा 40 में 40 यार, ठीक है। तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जनरलाइज वे में, ठीक है, जनरलाइज कर रहा हूँ मैं चीजों को, ठीक है, कि हर बच्चा इसी पैरामीटर पे खरा उतरता है, हर बच्चा, ठीक है। कोई एक्सेप्शनल है, बात अलग है, मैथ में 40 में 40 कराए उसकी बात अलग है भैया, ठीक है, अच्छा बात है, अच्छा स्कोर किया उसने, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कम स्कोर से परेशान ना हो, अधिक आए तो अच्छा है, कम स्कोर से परेशान ना हो, अधिक आए तो बढ़िया है, इससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप एग्जाम में हताश नहीं होंगे। 2 घंटे का पेपर है, आप हताश होकर बैठ गए, 5 मिनट खराब होगा आपके कि अरे यार सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, हे भगवान पूरे साल मेहनत करी, अब पता नहीं यूपीएससी का पेपर भी कब होगा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सब थॉट अगर आ गए ना एग्जाम में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आपने अभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, आपने कैसे प्रैक्टिस करना है कि आपने 35 सवाल यहाँ करें, 30 यहाँ करें, 32 यहाँ करें और 32 यहाँ करें। और रीजनिंग और मैथ में जो 32 क्वेश्चन है ना, ये सबके सब सही होने चाहिए। आप 32 के 30 कर लो, 32 के 30 कर लो, लेकिन 32 में से 2 गलत मत करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। सारे बच्चे एकदम स्पीड बना लेंगे, स्पीड सर स्पीड कैसे बनाए, स्पीड, अरे बेटा पहले एक्यूरेसी बनाओ, पहले क्या बनाओ, एक्यूरेसी बनाओ पहले, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए सारे के सारे, जो भी करो मैथ और रीजनिंग में, ठीक है, क्योंकि जीएस में गलती करोगे, हिंदी में गलती करोगे, ठीक है। तुम्हें कितनी भी हिंदी आती है, तुम्हें कितनी भी जीएस आती है, ठीक है, गलतियां होती है यहाँ पर,
तो जरा देखना 32 और 32 64, ठीक है, 64 और 30 कितना हो गया तुम्हारे पास, ये बन गया 94, 94 और 5 कितना 99, और कितना बन गया आपके पास 30 और बन गया यानी कि 129। तो करीब करीब तुमने 160 सवालों में से 129 निपटा दिए हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? मैं राउंड ऑफ कर ले रहा हूँ, 130 मान ले रहा हूँ, ठीक है, मैं राउंड ऑफ करके 130 मान लेता हूँ कि आपने इतने क्वेश्चंस यहाँ से निपटा दिए, 130 क्वेश्चंस, ठीक है। आप जरा सॉल्व करना है इसको। तो आप क्या पाएंगे 13/16 आ रहा है, ठीक है। अगर थोड़ी सी मैं काटा पीटी बचाऊंगा तो 1300/16 है, कितना है 1300/16। सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था आप लोग को, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, करीब करीब आपने लगभग मान के चलो कि 75 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 75 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। टाइम देखो कितना लग गया, 40 80 और 10 90 और 20 110 मिनट। कितना लग गया बच्चे, 110 मिनट। अब हुआ क्या, 110 मिनट खत्म हो गए, 80% पेपर सॉल्व हो गया, 20% पेपर बचाए और आपके पास अभी 10 मिनट बचे हैं। और ये 10 मिनट बहुत डिसाइडिंग होते हैं। तो ये होता है पेपर को 2 बार करना। पहली बार में कठिन क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, पहली बार में होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद लगता है कि यार ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, जो लगता है कि नहीं हो पाएगा छोड़ दो उसको, ठीक है। जो लगता है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर सॉल्व हो जाएगा, उस पर एक काम करो कि मार्क फॉर रिव्यू करो, मतलब इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपने अपने पास क्या होगा कि मैथ और रीजनिंग में मिलाकर कम से कम 5 सवाल ऐसे होंगे, कम से कम 5 सवाल ऐसे होंगे जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे होंगे। इससे ऊपर ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है, गारंटी मेरी इस बात की है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ोगे। अब 10 मिनट में क्या हम इन 5 सवालों को ट्राई दे सकते हैं? हम 10 मिनट में इन 5 सवालों को ट्राई दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। जब आप इन 5 सवालों को करेंगे तो अगर आपसे इसमें से 5 में से 3 भी हो गए ना तो ये बोनस है आपका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे 5 में से 3 भी होते हैं तो ये बोनस है आपका, ठीक है। तो आपने भैया 130 यहां कर दिए थे और 3 सवाल यहां कर दिए, तो 133 सवाल कर दिए। अगर मैं 133 गुणे 2.5 करता हूं, ठीक है, या फिर आप 134 कर लो, नहीं चलो 134 मत करो, 132 कर लो, क्योंकि एक मैंने वहां पर कम किया था, बढ़ा गया था, यहाँ पर मैंने कम कर दिया, ठीक है। अब इसका मैं इंटू 2.5 कर दे रहा हूं, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 132 का दुगना अगर मैं करूंगा तो कितना बनेगा? 264। कितना बनेगा? 264। अब 0.5 मतलब आधा, तो 132 का अगर मैं आधा करूंगा तो क्या मिलेगा हमें? 2 छंग 12 और यहाँ पर कितना मिलेगा? 2 छंग 12, 66 और मिल गया। तो 6 और 4 10, 6 और 6 12 और 1 13 और कितना बन गया? 330। कितने मार्क्स बन गए बच्चे? 330 मार्क्स बन गए। तो बेटा आप कम से कम इतना स्कोर अभी अपने एसटी में लेकर आना चालू कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपका मिनिमम स्कोर बताया कि मैथ में भी आपने 32 सवाल किए हैं, ये यहाँ पर रीजनिंग में भी 32 है, ठीक है, जीएस में भी 30 ही लगाए हैं मैंने, हिंदी में चलो 35 है, इससे ऊपर नहीं जाओगे तुम, ठीक है। तो यानी कि अब आपने क्या करना है, अब आपको स्कोर जितना बढ़ाना है, ठीक है, तो जितना स्कोर बढ़ाना है बेटा, तो अब करना कहाँ पर है? मैथ और रीजनिंग पे काम करना है। कहाँ पर काम करना है बच्चों? मैथ और रीजनिंग में। अब मैथ के जो 8 सवाल थे आपने मॉक टेस्ट में, यहाँ पर भी 8 सवाल थे रीजनिंग में, अगर आपसे ये नहीं हुए हैं तो 8 सवाल बहुत होते हैं, तो आप इनको देखिए कहाँ पर है, और हल्के हल्के आपका ये 35 बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले ने चाहा तो मैथ में 35 प्लस बना के आओगे और रीजनिंग में भी आप 35 प्लस बना के ही आओगे, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग इतनी कठिन नहीं आती है। तो ये मैंने मिनिमम स्कोर की बात करी है, तो मिनिमम प्रेजेंट में आपका 330 नंबर बनने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के भी बन नहीं रहे होंगे, तो परेशान मत होना, हल्के हल्के बनेगा। अब देखो, ये मैंने बताया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। क्या बताया मैंने? कि पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है, और इसी ही तरीके से आप सारे बच्चे देंगे अपने मॉक टेस्ट को। जैसा पेपर के बारे में सोचा है वैसा ही मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाएगा कि 10 मिनट में 5 क्वेश्चन वाली जो चीज है ना, ये आप केवल और केवल एक दिन में जाके कर पाओगे ना। जब तक आप इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप इन 10 मिनट को बचा ही नहीं पाओगे। पहली बात तो आपके 10 मिनट बचेंगे ही नहीं। तो 10 मिनट को बचाने में भी कला होती है। आप ये मान के चलो, जब पेपर आपके सामने खुलता है तो आप मान के चलो कि हमको 110 मिनट में करना है या फिर 100 मिनट में करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अपने कम से कम 10 से 15 मिनट बचाओ। 10 से 15 मिनट अपने क्वेश्चन पेपर में हमने जो मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं हुए हैं उनको वापस से रिवाइज करना है कि सर क्या पता हमसे भी हो जाए, और हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज होती है ना, एक बार दिमाग पे स्ट्राइक नहीं करती है, पर दोबारा जब आते हैं तो दिमाग पे स्ट्राइक कर जाती है। बात समझ में आ रही है कि प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैंने खुद एग्जाम निकाले यार, तो एग्जाम निकालने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ अपना, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें ऑन द ग्राउंड से, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई करे बैंक वगैरह में, ठीक है, तो वहां पर जो एक्सपीरियंस मैंने लगाया, वहां पर जो मैंने मेहनत करी है, किस तरीके से मैंने मॉक टेस्ट दिए, किस तरीके से मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई करे, प्री निकाला है, मेंस निकाला है, ठीक है, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा हुआ हूँ, ठीक है, तो वो आपको जो मेहनत में बता रहा हूँ, ठीक है। और बैंक में स्पीड बनाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि बैंक में सबसे कम मिलता है। तो अगर मैंने बैंक में कर लिया, स्पीड बना ली अपनी अच्छी, तो आप यहाँ पर यूपीएसआई में भी कर पाएंगे। यहाँ तो बहुत समय है, यहाँ पर तो 120 मिनट है और 160 क्वेश्चन है केवल, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत समय है हमारे पास। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपने मॉक दीजिए। अब क्या होता है सर, मॉक तो आपने बता दिया कैसे देना है, ये तो हो गया मैंने मॉक कैसे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे किस पे बात करने वाले हैं? सर मॉक टेस्ट हमने दे लिया, अब हमें करना क्या सर, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। हम दिन मतलब एक हफ्ते में कितने मॉक दे दें?
फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सर मॉक की एनालिसिस। मॉक को देने से इंपॉर्टेंट उसकी एनालिसिस है। अगर आपने ये नहीं किया तो मॉक देना बेकार हो गया, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया तो मॉक देना बेकार हो गया। तो इस पर बात करेंगे आगे, ठीक है। और अभी इस पर बात करते हैं। बात करने से पहले आप सारे बच्चों को बता दें कि अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं, अभी उन दोनों पॉइंट पर बात करेंगे। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने घर से बैठकर पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस कवर कर हो जाएगा आपका, क्योंकि आप जितनी चाहो उतनी क्लास देखो यहाँ पर, ठीक है। समय कम बचा है तो क्लास बढ़ा दो, सिंपल सी बात है भाई। समय कम है, अपनी क्लास बढ़ा दो। पहले दिन में पढ़ते थे 4 घंटे, अब पढ़ेंगे 8 घंटे, ठीक है। तो हमारा जो 2-3 महीने का गैप था, वो यहाँ पर जो 4 घंटे का डिफरेंस उन्होंने बताया, वो यहाँ पर हम पूरा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर पढ़ने का ये फायदा है, ऑफलाइन पढ़ोगे तो एक ही बैच ले पाओगे, यहाँ पर चाहो 2 बैच ले लो, 3 बैच ले लो, तुम्हारी मर्जी रहती है, ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो एजुकेटर है वेरीफाइड है, पता है कौन से अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं को लेकर आने जो अच्छे, ठीक है। जो अच्छे नहीं है उनको लेकर ही नहीं आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है और कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, ऐसी स्ट्रेटेजी मैं बच्चों को लगातार बोलता रहता हूँ। मॉक टेस्ट में आपसे बोलता हूँ कि लगातार करो। मैं आप सारे बच्चों का स्कोर भी देखता हूँ, बहुत सारे मैं बच्चों को सपोर्ट करता रहता हूँ कि आप सारे बच्चे क्वालिफाई कर पाओ। और ऐसे ही बाकी एजुकेटर्स भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे सभी एजुकेटर भी करते हैं यार, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। सारे एजुकेटर अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए यहाँ पर, ठीक है। आपके होते हैं डाउट सेशन, हर 3 क्लास के बाद एक होती है डाउट क्लास। तो इसमें आप जैसे कि आपने 3 क्लास पढ़नी कोई भी, ठीक है, जैसे कि परसेंटेज की 3 क्लास करी। अब परसेंटेज की 3 क्लास करने के बाद आपका जो भी डाउट बनता है, जो भी सवाल आपसे नहीं हुए, वो आपने इसमें कर लिया डिस्कस एजुकेटर के साथ। तो आपने कंसेप्ट भी पढ़ लिया और आपके यहाँ पर डाउट भी क्लियर हो गए। तो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी इस तरीके से बनती है। लाइव टेस्ट आपको मैंने बताया, टेस्ट तो देना ही है भैया, टेस्ट के बारे में तो बात ही कर रहे हैं, इसमें रैंक वगैरह बताया कैसे देखना होता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आप लोग को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी या मैथ, हर चीज की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ज्योग्राफी में आपको मैं बाइलिंगुअल पीडीएफ देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी रहती है, हिंदी में भी रहती है, ठीक है। और ऐसे आपकी मैथ में भी होती है, इंग्लिश में दोनों होती है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे पीडीएफ से पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए, ठीक है। कभी बात करेंगे नोट्स कैसे बनाने, इस पर बात भी करेंगे आपसे जल्दी। एक वीडियो लेकर आएंगे। आंसर राइटिंग के सेशन आपको मिल जाते हैं, जिसकी फीस आप बाहर अलग से देते हो, आपको यहाँ पर इसी में मिल जाती है। और गाइडेंस तो आप लोग को दे ही रहे हैं, लगातार आपको देते रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से आपकी आरओ एआरओ के लिए बनी हुई है, ठीक है। 5 दिसंबर को एग्जाम होना है, तो हर सैटरडे संडे को हम क्या करवा रहे हैं, अनअकैडमी पर आप लोग को प्लस वाले बच्चों के लिए फ्री क्लासेस है, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। तो प्लस वाले बच्चों को यहाँ पर कुछ आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया। ये तो आपके हो गए टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पर क्या होता है, फुल लेंथ टेस्ट, जैसा पेपर आता है वैसे आपका यहाँ पर टेस्ट होता है, ठीक है। पीसीएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है, इसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कहां से लें क्या करें। तो अनअकैडमी प्लस वाले बच्चों को फ्री मिलती है, ये भी आपको फ्री मिल जाती है। तो आपके देखो कि मेंस के लिए अलग अलग यहाँ पर दिन पर अलग अलग टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी बनाई गई है। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारी यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सारे बैचेस मिल जाते हैं, ठीक है। देखोगे अगर कि आपका ऑप्शनल का बैच बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शनल का बैच बना हुआ है, जिसकी फीस आप अलग से दे रहे होते हो, ठीक है, जिसकी फीस आप अलग से देते हो कि भैया अगर आप यहाँ पर किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे ना, तो आप सारे बच्चे इसकी फीस अलग से पे करने वाले हैं, ठीक है। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पर आप लोग को इसी के अंदर फ्री मिल जाता है। उसके बाद आपका 25 तारीख से एक लोअर पीसीएस का बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो लोअर पीसीएस का जो बैच है ये 25 जून से स्टार्ट हुआ है बेटा बैच। और ज्योग्राफी के अंदर आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी के एजुकेटर आपके सामने हैं, ठीक है। तो सभी अच्छे एजुकेटर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं 2022 के पीसीएस के लिए, ठीक है, पीसीएस 2022, ठीक है। तो पीसीएस 2022 पर आप सारे बच्चे टारगेट जो कर रहे होंगे, तो वो 12 महीने का कंप्लीट बैच लोगे, प्री कम मेंस का बैच लोगे, ठीक है ना। कंप्लीट बैच है बच्चे, प्री कम मेंस का बैच है, ठीक है। 30 जून से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको भी कर पाएंगे एनरोल प्लस पे आने के बाद, ठीक है। तो प्लस पे आप आइए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है जी। तो अब बात करनी है हमें फ्रीक्वेंसी कि सर हमारे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, सर हम एक हफ्ते में कितने टेस्ट दें, ठीक है। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, ठीक है, तो एक हफ्ते में बता रहा हूं मैं पर वीक, फ्रीक्वेंसी पर वीक है ये, एक हफ्ते में कितने टेस्ट होंगे। एसएससी वाले बच्चे हर दूसरे दिन टेस्ट देंगे, मतलब एक हफ्ते में कम से कम 3 टेस्ट, मिनिमम टेस्ट है एक हफ्ते में 3, ठीक है। बैंक की तैयारी कर रहे हो तो एक हफ्ते में मिनिमम 5 टेस्ट, 6 बन जाने चाहिए। आपका पर डे का एक जाएगा, संडे छोड़ दो, संडे पढ़ाई मत करा करो, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि ब्रेक्स लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा बैंक की बात करेंगे अगर, तो हम बात करेंगे उसके बाद यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई की बात करें बेटा, तो आप लोग को देना चाहिए एक हफ्ते में मिनिमम 2 टेस्ट, तो 2 ही, ठीक है। मिनिमम आपने 2 एसटी तो 2 ही दो, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट लंबे होते हैं इसलिए मैं यहाँ पर कम बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद तैयारी किसकी कर रहे हो, ठीक है, पैट की तैयारी करते हो, तो पैड के लिए पहले तो क्लासिकल लो यार, तो पैड के लिए उसके बाद मिनिमम तुम्हारे एक हफ्ते में 3 टेस्ट तो बनने चाहिए, ठीक है। हफ्ते में 3 टेस्ट बनने चाहिए, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। एसएससी बैंक मैं सबको कवर कर रहा हूँ सारी बातों को। अच्छा, जैसे मैंने आपको आज बताया यूपीएसआई के बारे में, ऐसे ही आपको बैंक में भी करना है, ऐसे आपको एसएससी में भी करना है। एसएससी में भी पेपर ऐसे करोगे सीजीएल का, ठीक है, कि 2 बार में करना है आपको, ठीक है। तो पहले आपको जो आता है वो कर लिया, उसके बाद जो बचेगा आपके पास 5 मिनट, उसमें जो नहीं आता उसको करिए। बात समझ में आ रही है? तो मतलब अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। और फिर भी कोई डाउट बनता है, फिर भी कुछ पूछना है, फिर भी किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए रहेगी, तो कॉमेंट
कमेंट में बोलिए भी, मैं उस चीज को देखूंगा और आपके एनालाइज करूंगा, आंसर करूंगा, और आपके लिए अगर वीडियो बनती है तो वीडियो में लेकर आऊंगा, जरूरी जो होगा वो करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो पर वीक आपको इतने मॉक देने हैं बेटा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करें एनालिसिस की। सर एनालिसिस कैसे करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एनालिसिस। इस तरीके से मॉक कौन चेक करे कि मैं क्या दिया क्या नहीं दिया है। आपने 2 घंटे का मॉक दिया, ठीक है, 2 घंटे के मॉक को देने के बाद इतना ही समय लगता है इसकी एनालिसिस करने में, कम से कम लगता है 1 से 2 घंटे, कम से कम मान के चलो 1.5 से 2 आवर्स लग जाएंगे इसकी ढंग से एनालिसिस करने में, ठीक है। जैसे कि देखो हुआ क्या, आपने जीएस की करी एनालिसिस, जीएस को देखा कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, तो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस के लिए एक सेपरेट कॉपी बना लो, मेक अ सेपरेट नोटबुक, ठीक है, सेपरेट कॉपी आप सारे बच्चे बना लीजिए, ठीक है, बना ली। उसके बाद जीएस में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, उनको आपने इस पे कर लिया नोट डाउन, ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 डाला, ठीक है, जीएस डाला सब्जेक्ट, और जो भी क्वेश्चन गलत हुए 1 लीनियर में, कैसे करना है बच्चों, 1 लीनियर में इसको कर दिया नोट डाउन, ठीक है। जीएस के बाद बात करी हम लोगों ने हिंदी की, हिंदी में जो गलती हुई है, जो कंसेप्ट हमारा गलत हुआ है, उसको भी हमने क्या कर दिया, 1 लीनियर में कर दिया नोट डाउन। अच्छा, अगर जैसे कि आप मान के चलो कि हिंदी में कोई कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा, तो उसको आपने क्वेश्चन भी आ रहा है उसके साथ में, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा, हमारे प्लस पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया गया है, तो आप उससे जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे उसके बाद आगे रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में मान के चलो जैसे कि आपसे 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो 5 क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं, आपने उनको पहले करा, खुद से करा, बिना सोल्यूशन को देखे, फिर से ट्राई करिए, बिना सोल्यूशन को देखे फिर से ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद 5 में से एक आध क्वेश्चन बन जाएगा, जो बाकी के 4 नहीं बनेंगे उनको आप कॉपी पर लिखिए, बात समझ में आ गई, उनको आप कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है। सेम चीज करना है मैथ के साथ, ठीक है। आपसे जो 5-6 क्वेश्चन नहीं बनने हैं, 5 से 7 क्वेश्चन नहीं बनने, जितने भी नहीं बनने हैं, आप फिर से ट्राई करो उसको, ट्राई करने के बाद जो नहीं हो रहा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। यू हैव टू पेन डाउन ऑल दोस क्वेश्चंस which you cannot perform, which you cannot solve in the examination or in the mock test। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपके मॉक टेस्ट के एनालिसिस का, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है मॉक को। आप एक दिन मॉक टेस्ट दीजिए, उस दिन एनालिसिस मत करिए, अगले दिन करिए आकर, ठीक है, कि 2 घंटे में इंसान थक जाता है लगातार पेपर जब करता है, मॉक टेस्ट करता है। मैंने इसलिए बोला ना कि एक हफ्ते में केवल 2 मॉक लगाए हैं मैंने, ठीक है। तो बाकी के 1-2 दिन क्या करो, ढंग से करो एनालिसिस, बाकी के जो गैप मिल रहा है आप लोग को 1 से 2 दिन का, आप ढंग से करिए, उसकी क्या एनालिसिस करिए, ये इसीलिए मैंने गैप दिया आप लोग को, ठीक है। अच्छा, बैंक में बहुत कम टाइम में हो जाती है एनालिसिस, इसलिए मैंने वहां पे 5 मॉक टेस्ट बोल दिया आपसे, ठीक है। और वहां पर स्पीड की जरूरत भी ज्यादा है, वहां पर स्पीड की नीड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने वहां पर आपको मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर दे दी है, ठीक है। फिलहाल तो ये तरीका हो गया आपका एनालिसिस करने का, ठीक है। और एनालाइज हर क्वेश्चन के बारे में ढंग से पढ़ो कि भैया कोई कंसेप्ट, जैसे कि कोई कंसेप्ट है, अगर आप नया सीख रहे हो, देखो क्लास में हम कोशिश कराते हैं कि मैक्सिमम कवर हो जाए, लेकिन अगर फिर भी कुछ नया आपको मिल रहा है तो उस कंसेप्ट को आप करिए नोट डाउन, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमने जैसे कि वो पढ़ लिया, मेंस्ट्रुएशन पढ़ ली, ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन में हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए, पर क्या पता कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है बेटा, कि मॉक टेस्ट के अंदर कुछ नई बातें हमको पता लगती हैं, कुछ नए फॉर्मूले हमको पता लग जाते हैं मेंस्ट्रुएशन के, तो उन फॉर्मूलों को करो नोट डाउन। बात समझ में आ रही है। तो रीजनिंग में कुछ आपने नई चीज देखी, रीजनिंग के आपने कितना भी पढ़ लिया, कुछ ना कुछ नया मिलता है यार। अगर आप मॉक टेस्ट लगातार दोगे ना तो बहुत सारी चीजें नहीं सीखोगे, गारंटी मेरी यार, हम लोग सीखते हैं तो आप क्यों नहीं सीखोगे, आप इतने बड़े क्या कब से होने लग गए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि कभी भी कि भाई पूरा पेपर उसको आता हो, कभी एक एक चीज आती हो, नहीं यार, कुछ सीखता है यार वो, तो सीखो तुम भी, बस सीखने में विश्वास रखो। तुम सोचते हो कि हमें सब कुछ आता है, तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम यही है, और जिस दिन तुम्हें लगे सब कुछ आता है, मेरी क्लास में आ जाना, ठीक है। मुझे एक दिन पहले बताना कि तुम्हें सब कुछ आता है, और मैं तुम्हारा संडे को टेस्ट ले लूंगा और देखें कितना तुम्हें रीजनिंग में आता है, कितना तुम्हें मैथ में आता है। बात समझ में आ रही है। जो सब्जेक्ट कहोगे वो सब्जेक्ट बताना कि तुम्हें ये सब कुछ आता है, ठीक है। मैं टेस्ट पेपर बताऊंगा और मैं तुम्हारा सॉल्व करवाऊंगा पेपर, और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत टफ क्वेश्चन डाली ना, जो पेपर में आता है वही डालूंगा केवल, तुमसे वो भी नहीं हो पाएगा भाई लाइव टेस्ट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रम हटाओ कि सब कुछ आता है, सीखने के लिए मूड बनाओ, और कंसेप्ट जो नया सीखो उसे डालो अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। आप डालिए कॉपी, ये कॉपी बहुत काम आएगी जब पेपर होने वाला होगा ना। जब 8 से 10 दिन पहले इस कॉपी को देखोगे तो लगेगा यार गुरुजी ने बढ़िया कॉपी बनवा दी, और सारी टफ चीजें मेरी इस कॉपी के अंदर है, सारी टफ चीजें मेरी इस कॉपी के अंदर है। गुरुजी ने इतना बड़े सजेशन दिया भाई साहब, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बट यू विल थैंक मी फॉर दिस सजेशन कि आप मॉक टेस्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइए, जो नहीं हो रहा है आप इसमें डाल दीजिए, जो नहीं हो रहा आप डाल दीजिए इसमें, ठीक है। हफ्ते में या फिर 15 दिन में या फिर 10 दिन में इस कॉपी का रिवीजन कर लो। हफ्ते में केवल देखना है उसको, मैथ में भी केवल देखना, तुम्हें याद आ जाएगा सारा, मैथ में भी सॉल्व नहीं करना, केवल देख लो उस कॉपी को, ठीक है। हर हफ्ते में 8 दिन में 10 दिन में ऐसा कर लो। बात समझ में आ गई। तो तरीका होता है एनालिसिस का। उसके बाद मॉक टेस्ट कहां से दे, देखो अनअकैडमी पर अगर आप प्लस पर आते हो तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना हर संडे को जितनी भी मॉक टेस्ट की कंपनीज है वो अपना फ्री लाइव टेस्ट करवाती हैं, आप वो भी कंपेयर करिए, साथ में अनअकैडमी प्लस पर आ जाओ, ठीक है। आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको उसी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ डाउट बनता है, इतना बताने के बाद भी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन आपका रह गया है, ठीक है, तो आप मुझे बिल्कुल आप करिए, कॉमेंट में बताइए कि क्या जानना चाहते हैं मॉक के बारे में, और ठीक है, और अगली वीडियो कैसी आनी चाहिए, किस टॉपिक पर आनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इसको यही रोकते हैं, और सारे बच्चों को बता दें कि अगर आप तैयारी करते
करते हैं इन सभी एग्जाम्स के, तो अनअकैडमी पर तो वैसे एसएससी, बैंक, रेलवे हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपके पास कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली तैयारी करो यूपी के एग्जाम की, जैसे कि अपर सबऑर्डिनेट है, पीसीएस का एग्जाम आपका हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल, ठीक है। पैट का एग्जाम होने वाला है, दरोगा भर्ती का होने वाला है, आरओ का होने वाला है, पीसीएस होने वाला है, लोअर पीसीएस का हो जाएगा और अपर पीसीएस का तो होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम होने वाले हैं। अनअकैडमी प्लस पर हर एग्जाम के लिए सेपरेट बैच बना हुआ है, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, डाउट सेशन मिल जाते हैं। भाई साहब क्या चाहिए और इतनी कम फीस में क्या चाहिए, ठीक है। पीसीएस की फीस जब देने जाओगे ना तो कम से कम 50-60 हजार रुपए कम से कम बता रहा हूँ मैं, डंक की फीस के लिए। डंक की जगह कोचिंग करोगे अगर इतना पे करोगे और बाहर जाके रहोगे तो इतना ही तुम्हारा कम से कम खर्चा लग जाएगा खाने पीने में, ठीक है। रूम लोगे जाके रहोगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितने कम पैसे में फीस हो रही है देखो जरा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हर एग्जाम की फीस अभी 1 महीने के लिए ले लो, 3 के लिए ले लो, 6 के लिए ले लो, 12 के लिए ले लो, 24 के लिए ले लो, ठीक है। बेस्ट रहता है 24 वाला। हर फीस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के साथ, गर्वित एस लाइव, या फिर लगा लो क्या बताया था मैंने, GS22, छोटू सा है, कैपिटल G कैपिटल S 22, ठीक है। बिना किसी स्पेस के GS22 लगाइए, आपको डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। 2 साल का प्लान है। फीस कितनी है बच्चों, 8400 रुपीज, ऑलरेडी बहुत कम है यार। केवल और केवल अगर आप पीसीएस की फीस दोगे ना तब भी वो 50-60,000 है, और यहाँ पर तो सबकी मिलाकर यहाँ पर इन सारे बैचेस को कर पाएंगे एनरोल। एक बार आप अगर आ गए, 2 साल का प्लान ले लिया, तो अगले 2 साल तक बनने वाले सारे बैच, रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी अब तक जितने बैच बन चुके हैं, प्रेजेंट में जो चल रहा है, सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो 8400 रुपीज फीस है। इन कोर्स के साथ चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आपको 10% की डिस्काउंट यहाँ से मिल जानी है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितने का पड़ेगा, 75-60 रुपए का। और अगर आपने अनअकैडमी ऐप को कर रखा है डाउनलोड, आपने देखी है फ्री क्लासेस, तो आपके कुछ पॉइंट्स जो मिलते हैं, आप पेमेंट के टाइम पर उनको भी करा लीजिए रिडीम, तो आपको ये कोर्स और सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 10% तक की डिस्काउंट और मिल जाती है बच्चों को। तो 6804 रुपए में, मात्र इतनी कम पैसे में आप इन सारे एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे डाउट सेशन मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो इसीलिए आप सारे बच्चे फटाफट प्लस पर आइए, जिससे कि आप तैयारी को अच्छे से कर पाए। साथ में 24 महीने पर आप प्लान ले लो, अभी ले लो, जल्दी से ले लो, तो आपको 3 महीने और फ्री मिलेंगे, 12 महीने पर 2 महीने, ठीक है। लेकिन ये लेना, ये बेस्ट होता है 24 मंथ वाला, क्योंकि देखो 1 साल की फीस कितनी है, 7,000, 2 साल की कितनी है, 8400, तो मात्र 1400 रुपया महीना देकर, एक्स्ट्रा देकर, आप 1400 रुपया एक्स्ट्रा देकर पूरा का पूरा 1 साल मिल जाएगा। तो 1 साल का ले लो, तुम्हारा 27 महीने की छुट्टी हो जाएगी, पूरा 27 मंथ्स की छुट्टी, तुमको सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। तो अनअकैडमी ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, रिलायबल सोर्स है, टेंशन मत लो, ऑलरेडी टॉपर्स निकल चुके हैं यहाँ से, तो आप भी यहाँ से निकल सकते हैं, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, आप भी अगले यहाँ पर सिलेक्टेड बंदे हो सकते हैं, ठीक है। जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, यूपी बिहार कॉम्बो भी अवेलेबल है, ठीक है। ये इसकी फीस है, पर ये फीस पे मत कर देना, कोड लगा देना GS22, पैसा बचा लेना, कैपिटल G कैपिटल S 22, बिना किसी स्पेस के, पैसे यहाँ पे बच जाएगा। अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो यूट्यूब पर आप सारे बच्चे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एवरेज मैंने पढ़ रखा है आपको ऑलरेडी 4 पार्ट्स में, आप एवरेज पढ़ लीजिए जाकर, एवरेज मेरा पूरा पढ़ा हुआ है वहाँ पर। इस वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे इन चीज़ों का बेनिफिट उठा पाएं। और अगर मजा आया हो जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है भाई। तो आपसे मुलाकात करेंगे अगली ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, और अगली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियो जो सिलेक्शन दिलाए। फालतू की चीजें नहीं चाहिए भाई, सिलेक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं अपन लोग, ठीक है। फालतू की वीडियो कुछ नहीं बतानी मुझे आपको, ठीक है। केवल और केवल सिलेक्शन ओरिएंटेड काम चलेगा, आप भी वही काम करिए, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। अनअकैडमी आप सारे बच्चों के साथ हमेशा रहती है, प्रयास आपके साथ हमेशा लगे रहते हैं, आपके लिए जो बेस्ट होगा हम आपके लिए वो लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, टाटा बाय बाय, टेक केयर।